हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 21 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, सहस्त्र ताल टिहरी जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है सहस्त्र ताल किस जनपद में है, या गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल किस जनपद में है, तो आप बताएंगे टिहरी जनपद में। और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा और बड़ा ताल कौन सा, आप बताएंगे सहस्त्र ताल। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है। तो दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है वह है भीमताल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कुमाऊं क्षेत्र का दोस्तों सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल पूछा जाए तो आप बताएंगे सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल किस जिले में स्थित है, आप बताएंगे टिहरी जिले में। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे भीमताल। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल पूछा जाए तो आप बताएंगे नौकुचिया ताल। दोस्तों, जो नौकुचिया ताल है दोस्तों, ये 9 कोनों वाला है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि 9 कोनों वाला ताल कौन सा है, तो आप बताएंगे नौकुचिया ताल। और दोस्तों, भीमताल और नौकुचिया ताल नैनीताल जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि 9 कोनों वाला नौकुचिया ताल किस जनपद में स्थित है, तो आप बताएंगे नैनीताल जनपद में। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों, अगर हम गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि गंगोत्री ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तरकाशी जनपद में। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप बताएंगे गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि गंगोत्री ग्लेशियर कितने किलोमीटर लंबा है, तो आप बताएंगे 30 किलोमीटर। और दोस्तों, ये 2 किलोमीटर चौड़ा है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, गंगोत्री जो ग्लेशियर है दोस्तों, वो गोमुख नामक स्थान से दोस्तों भागीरथी निकलती है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गंगोत्री ग्लेशियर के दोस्तों गोमुख नामक स्थान से भागीरथी निकलती है। और दोस्तों, राज्य का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों, वो है पिंडारी ग्लेशियर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो पिंडारी ग्लेशियर है वो बागेश्वर और चंबोली जनपद में फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पिंडारी ग्लेशियर किन जनपदों में फैला हुआ है, तो आप बताएंगे बागेश्वर और चमोली जनपद में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, बागेश्वर और चमोली जनपद में। और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप बताएंगे पिंडारी ग्लेशियर। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, आप बताएंगे गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तरकाशी जनपद में। और कितना किलोमीटर ये लंबा है, आप बताएंगे 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो दोस्तों, राज्य में दास प्रथा का अंत हुआ था 1824 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों, यूके द्वारा या यूके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य में सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो दोस्तों, राज्य में सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य में दास प्रथा का अंत कब हुआ था, आप बताएंगे 1824 में। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था, आप बताएंगे 1829 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहली मस्जिद किस जिले में बनी थी। तो दोस्तों, उत्तराखंड की पहली मस्जिद दोस्तों अल्मोड़ा जिले में बनी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों हम अगर अलकनंदा नदी की बात करें दोस्तों, तो अलकनंदा नदी दोस्तों चमोली जनपद के दोस्तों शतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है या किस हिमनद से निकलती है, तो आप बताएंगे शतोपंत हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी। और किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो आप बताएंगे चमोली जनपद में स्थित है। और दोस्तों अगर हम अलकनंदा नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो अलकनंदा नदी की लंबाई दोस्तों शतोपंत हिमनद से और देवप्रयाग तक है दोस्तों 195 किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 195 किलोमीटर। और दोस्तों अलकनंदा नदी है जो दोस्तों, इसका प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम था विष्णु गंगा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाला है दोस्तों कि अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम क्या था, आप बताएंगे विष्णु गंगा। और अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप बताएंगे शतोपंत हिमनद से। अलकनंदा नदी किस राज्य में अलकनंदा नदी किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आप बताएंगे चमोली जनपद में। और अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है, आप बताएंगे 195 किलोमीटर। और राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे अलकनंदा। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इससे पहले के क्वेश्चन में हमने अभी देखा कि राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, और दोस्तों राज्य की सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों राज्य की सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी है काली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम काली नदी की बात करें दोस्तों, तो काली नदी दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किस जनपद में स्थित है काली नदी, तो आप बताएंगे पिथौरागढ़ नदी में। और दोस्तों राज्य की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे काली नदी। और इसकी लंबाई है दोस्तों 252 किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे काली नदी। इसकी लंबाई कितनी है, आप बताएंगे 252 किलोमीटर। और काली नदी किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो आप बताएंगे पिथौरागढ़ में। और दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण भी काली नदी करती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि किस नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है? या किस नदी को स्कंद पुराण में श्यामा कहा गया है? तो दोस्तों काली नदी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, श्यामा कहा गया है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में कुली बेगार प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों राज्य में कुली बेगार प्रथा का जो विरोध किया था सर्वप्रथम, वो किया था पांथ्या दादा ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम पांथ्या दादा की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पांथ्या दादा का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे पौड़ी गढ़वाल में। और दोस्तों कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों कुली बेगार आंदोलन का विरोध सर्वप्रथम पांथ्या दादा ने किया था, लेकिन दोस्तों कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, बद्रीदत्त पांडे। कुली बेगार प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था, आप बताएंगे पांथ्या दादा ने। पांथ्या दादा का जन्म कहाँ हुआ था, आप बताएंगे पौड़ी गढ़वाल में। और कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे बद्रीदत्त पांडे ने। और दोस्तों कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था, तो दोस्तों 13 और 14 जनवरी 1921 को दोस्तों कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी? तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे दोस्तों अशोक कांत शरण। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड के दोस्तों वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो आप बताएंगे अशोक कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाओं की घाटी किस जनपद को कहा जाता है? तो दोस्तों राजाओं की घाटी कहा जाता है अल्मोड़ा जनपद को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चंद राजा ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी? तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी रुद्रचंद ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि रुद्रपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों रुद्रपुर नगर की स्थापना भी रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। और दोस्तों रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों रुद्रपुर का प्राचीन नाम था नौलखिया माल। नौलखिया, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और किस चंद राजा ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी? आप बताएंगे रुद्रचंद ने। और रुद्रपुर नगर का स्थापना किसने की थी? आप बताएंगे रुद्रचंद ने। और रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो आप बताएंगे नौलखिया मॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारण नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों चारण नाम से शिव प्रसाद डबराल जाना जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम शिव प्रसाद डबराल जी की बात करें, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 12 नवंबर 1912 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे पौड़ी गढ़वाल में। चारण नाम से किससे जाना जाता है? आप बताएंगे शिव प्रसाद डबराल को। इनका जन्म कब हुआ था? आप बताएंगे 12 नवंबर 1912 को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे पौड़ी गढ़वाल में। दोस्तों अगर हम शिव प्रसाद डबराल जी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्राएं, गोरा बादल, ये सारी क्या है दोस्तों शिव प्रसाद डबराल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और दोस्तों शिव प्रसाद डबराल जी से एक क्वेश्चन बार बार बनता है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, काठ गोदाम का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों काठ गोदाम का प्राचीन नाम था भमोरी घाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भमोरी घाट। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। काठ गोदाम का प्राचीन नाम क्या था? आप बताएंगे भमोरी घाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को किस देश ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया? तो दोस्तों उत्तराखंड के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को अफगानिस्तान ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो आप बताएंगे देहरादून में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और किस देश ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को? आप बताएंगे अफगानिस्तान ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालेश्वर निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों तालेश्वर काली और काला पानी घाट नदी के संगम पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम काली और सरयू नदी की बात करें दोस्तों, तो काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों पंचेश्वर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों काली और गौरी नदी के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? तो आप बताएंगे जौलजीबी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो तालेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? आप बताएंगे काली और
काला पानी गाढ़ नदी के संगम पर स्थित है। और काली और सरयू नदी के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? आप बताएंगे पंचेश्वर। और काली और गौरी नदी के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? आप बताएंगे जौलजीबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों जब आयोग द्वारा पहली बार पूछा गया था तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सुनार होगा। कवि मौलाराम का पारिवारिक पेशा था दोस्तों सुनार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कवि मौलाराम के दोस्तों जो वंशज थे वो किस वंश के थे? तो दोस्तों कवि मौलाराम के जो वंशज थे दोस्तों वो तोमर वंश के थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। हो सकता है दोस्तों आयोग इस बार यही पूछ दे कि कवि मौलाराम के वंशज किस वंश के थे, तो आप बताएंगे तोमर वंश के। और कवि मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? तो आप बताएंगे सुनार। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, खलंगा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों खलंगा का युद्ध हुआ था 1814 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो खलंगा का युद्ध हुआ था दोस्तों वो अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुआ था 1814 में। और दोस्तों क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि खलंगा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? दोस्तों खलंगा का युद्ध अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुआ था, लेकिन दोस्तों उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों जनरल जिलेप्सी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जनरल जिलेप्सी। और दोस्तों गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों वीर बलभद्र सिंह। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। खलंगा का युद्ध कब हुआ था? आप बताएंगे 1814 में। किसके मध्य हुआ था? आप बताएंगे अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुआ था। और खलंगा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आप बताएंगे जनरल जिलेप्सी। और गोरखा सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आप बताएंगे वीर बलभद्र सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है हंसा मनराल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वो कोच को दिया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? आप बताएंगे हंसा मनराल। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी कुली एजेंसियां थी? कुली। तो दोस्तों 1913 तक गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियां थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो कुली एजेंसी की स्थापना दोस्तों 1908 में की गई थी दोस्तों जोध सिंह नेगी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी कुली एजेंसी की स्थापना? आप बताएंगे जोध सिंह नेगी के द्वारा। कब की गई थी? आप बताएंगे 1908 में। और 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी कुली एजेंसियां थी? तो आप बताएंगे 10। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक देहरादून में स्थित है। दोस्तों ये तीनों फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने। इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे उधम सिंह नगर में। और राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान पूछा जाए तो आप बताएंगे हल्द्वानी में। और राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक पूछा जाए तो आप बताएंगे देहरादून में। तो दोस्तों ये तीनों फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1955 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो गोविंद वन्यजीव विहार है दोस्तों, वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम गोविंद वन्यजीव विहार के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 485 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार। और दोस्तों जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, ये चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में फैला हुआ है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 957 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1955 में। गोविंद वन्यजीव विहार किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? आप बताएंगे उत्तरकाशी में। गोविंद वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? आप बताएंगे 485 वर्ग किलोमीटर। और राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? आप बताएंगे केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार किन जिलों में स्थित है? आप बताएंगे रुद्रप्रयाग और चमोली में। केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? आप बताएंगे 957 वर्ग किलोमीटर। और राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।